गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं बच्चों जो बायोलॉजी में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पादप कार्य की। और पादप कार्य की जो प्रथम है जो आपकी सिलेबस में दूसरे नंबर की जो यूनिट है सेकेंड यूनिट है उसमें अपन आज अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपन कई विशेष महत्व की इसलिए अपन इसको ध्यान से है ना, जैसे मैंने बताया कि अपने पास जो समय है उसका समय का सदुपयोग करना है और आपको अच्छे से नोट्स बना दो। मैं जितना 20 मिनट में जितना कवर होता है वो आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो बच्चों देखो इसमें तो थोड़ा यहाँ पे जैसे फोकस पड़ रहा है तो यहाँ पे अपन कुछ नहीं लिखेंगे ना कि लाइट का है ये, तो मैं यहाँ ही कवर करूँगा, इसको ध्यान से देखना होगा ना। तो बायोलॉजी की बात करें अपन, बायोलॉजी अपना जो सब्जेक्ट है दिख रहा होगा आपको ना। तो इसमें जो अपन जो यूनिट चालू कर रहे हैं वो अपनी है पादप कार्य की। पहले मैं हिंदी के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, देखिए फर्स्ट इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट इसका। तो अब बच्चों इसमें क्या है, इसमें जो चैप्टर है अपना जो अपने बात करें जो 5वें नंबर का जो चैप्टर है सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट होती है वो चैप्टर अपना आता है जो अध्याय है। ठीक है, जो अध्याय की बात करें जो 5वें नंबर का चैप्टर है उसकी अपन बात कर रहे हैं ना। अध्याय या जो चैप्टर है वो कौन सा है, इसमें 5वें नंबर का है। उसका नाम क्या है बच्चों, पादप जल संबंध। ठीक है, पादप जल संबंध। और इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं प्लांट वाटर। मैं यहाँ नहीं लिखाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको प्लांट वाटर रिलेशन। देखो जो अपन जैसे मैंने बोर्ड की बताई तो बोर्ड की बुक है वही अपन रेफर करेंगे। तो पादप जल संबंध जो अपना जो पार्ट है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। पादप जल संबंध जो बात है, पादप जल संबंध और प्लांट वाटर रिलेशन इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें अपन बात करें तो जल की बात करते हैं। जल अपन भारतीय पुराणों की बात करें तो एक पंच महाभूतों में से एक है। जैसे जल की बात करें अग्नि है ना, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है और जल। पंच महाभूतों में से एक प्रमुख जो घटक है वो है। ठीक है, जल। और आपको पता है कि जल जो होता है, वाटर जो है, जल कोशिका का प्रमुख घटक है। कोशिका के अंदर आपको पता है वाटर होता है। कोशिका का जल क्या है, कोशिका का प्रमुख घटक है। ठीक है, कोशिका का प्रमुख घटक है। और कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य पाया जाता है उसके अंदर इसकी जल की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है ना। और उसके लिए क्या करता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, जल जो होता है माध्यम का काम करता है। जो भी इसके अंदर जो क्रियाएं होती है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसके अंदर। ठीक है, जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके लिए क्या माध्यम मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन, जल। जल क्या करता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। जल क्या होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। और कोशिका के अंदर ये क्या करता है, माध्यम मीडियम प्रोवाइड करता है। किस लिए माध्यम, किस लिए क्या माध्यम का कार्य करता है, किसके माध्यम कार्य करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती है वो इसके अंदर ही होती है। तो ये क्या होता है कि अपन बात करें कि जल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, कोशिका का। इसके बाद अपन बात करें कि जल के गुणों की बात करें। जल है, वाटर है, तो वाटर के गुणों की बात करें। ठीक है, जल के गुणों की बात करें, जल के गुण की बात करें। कई बार पूछ लिया जाता है ना, अपन जैसे सिलेबस में बात करो 9th तो जल के गुण इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, वाटर के जो प्रॉपर्टी जो वो दी हुई आपको मान लो बोल दो तो आप 2 प्रॉपर्टी बोल दो, 3 प्रॉपर्टी बोल दो, 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को छोड़ना नहीं है ना। हालांकि पूछते नहीं है लेकिन क्या पता किस प्रकार से अपन को किसी न किसी बहाने मान लो कोई कहीं आइडिया मिल जाता है। तो जल एक असाधारण यौगिक है। जल क्या है, जल एक असाधारण यौगिक है। पहली बात तो असाधारण यौगिक है। तो इसके असाधारण यौगिक है इसका मतलब क्या होता है, इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं।
और विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं उनके अपने बारे में बात कर लेते हैं। विशिष्ट लक्षण कौन कौन से जल का, तो जल के विशिष्ट लक्षण की बात करें, जल क्या ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है ना, पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, पोलर नेचर होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपको पता है इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोई केमिस्ट्री में पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पाया जाता है जल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, आगे जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसके बीच में इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ये इसके बाद अपन बात करें तो इसकी उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन होता है, पीएच कितनी होती है इसकी, पीएच जो होती है 7 होती है, जल के विशिष्ट गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएच कितनी होती है 7 होती है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद अपन बात करें कि इसका संसंजन बल तथा आसंजन बल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, संसंजन बल और आसंजन बल पाया जाता है, ठीक है। संसंजन बल, आसंजन, संसंजन का मतलब होता है वाटर के अणु के खुद के बीच में जो बल होता है ना, खुद के अणुओं के बीच में जो बल होता है उसको संसंजन बोलते हैं। और आसंजन का मतलब होता है उसके अणु और किसी दूसरी सतह के बीच में जो संपर्क होता है उसको बोलते हैं आसंजन बल, ठीक है। उसको बोलते हैं एडेशन, इसको बोलते हैं एडेशन, इसको बोलते हैं कोहेसिव। संसंजन का मतलब है जल के अणुओं के बीच में, ठीक है। जैसे अपन पानी की बूंद की बात करते हैं, तो पानी की बूंद की बात करते हैं, देखो ये जो अणु पानी की बूंद होती है गोल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के अणु के बीच में क्या होता है, संसंजन बल होता है, ठीक है। जल के अणु के बीच में क्या संसंजन, और ये जो इसे सतह से जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं आसंजन बल बोलते हैं, ठीक है। ये जो बूंद है ये किसी सतह से जुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, आसंजन बल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये संसंजन बल है जल के अणुओं के बीच में, और आसंजन बल सतह और जल के अणु के बीच में जो बल है उसका आसंजन बल, ये भी इसमें पाया जाता है। इसका उच्च घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च घनत्व होता है। 4 डिग्री की बात करें पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसकी ज़्यादातर मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व जो होता है वो उच्चतम होता है, ठीक है। और सीमित तापमान की सीमित परास पर, तापमान की सीमित परास पर ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो में पाया जाता है। अब तीनों अवस्थाएं कौन सी होती है आपको पता ही है, ठोस अवस्था में पाया जाता है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। यदि अपन तापमान की सीमित परास की बात करते हैं, एक रेंज होती है, उस रेंज की बात करें तो इस ठोस की अलग रेंज होती है, इसकी द्रव की अलग रेंज होगी, गैस की अलग रेंज होगी। तो एक सीमित परास की बात करें तो इस परास पर क्या होता है, ये जो होते हैं तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। और इसका क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, दिख रहा होगा आपको ये तो ना, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक भी होता है। तो ये देखो जल की बात कर रहे थे अपने, कहानी कहाँ से चालू हुई है, पादप जल संबंध, कहानी कहाँ से चालू हुई है, पादप जल संबंध की बात कर रहे हैं ना, कहानी कहाँ से चालू हुई है, पादप जल संबंध की बात करें, पादप जल संबंध की बात करें तो पादप जल संबंध में अपन पहले सबसे पहले जल की बात करेंगे। जल क्या होता है, पंच महाभूतों में से एक है, ठीक है, पंच महाभूतों में से एक है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि हो गया, वायु हो गया, है ना, वायु हो गया और आकाश हो गया और जल हो गया, ठीक है, पंच महाभूतों में से। इसलिए क्या होता है, बहुत ही ये विशेष महत्व का होता है। इसलिए ये क्या होता है, ये जल जो होता है कोशिका, जल जो होता है जल वाटर, ये कोशिका का प्रमुख घटक है। किसका, कोशिका का प्रमुख घटक है, किसका, कोशिका का प्रमुख घटक है, कोशिका का प्रमुख घटक। कोशिका में क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म बनाता है, प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो जीवद्रव्य होता है उसका, उसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव्य, जीवद्रव्य के अंदर पाया जाता है। जीवद्रव्य क्या करता है, माध्यम प्रवाह कोशिका के अंदर माध्यम बनाता है, किसके लिए, उसी के अंदर सारी क्रियाएं होती है, चाहे संश्लेषण की बात करें, चाहे एमआरएनए निर्माण की बात करें, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, तो जो क्रियाएं होती है वो इस माध्यम में ही होती रहती है। तो उसके लिए क्या करता है, माध्यम प्रभावित करता है, किसी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। फिर अपन ने बात करी कि ये जो जल होता है, ठीक है, ये क्या है, एक असाधारण यौगिक है। जल की बात करें, जल क्या है, एक असाधारण यौगिक है।
असाधारण यौगिक क्यों है? क्योंकि इसकी विशिष्ट प्रॉपर्टीज होती है, इसके विशेष लक्षण होते हैं। विशेष लक्षण कौन कौन से हैं कि भाई ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है, पोलर एक्टिविटी होती है इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तीसरा अपना बात की उदासीन प्रवृत्ति का होता है। चौथा, इसमें इसके अणुओं के बीच में ससंजन बल और आसंजन बल पाया जाता है। 4 डिग्री पर क्या होता है, ये उच्च घनत्व, इसका जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व, मतलब जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। फिर तापमान की बात करें, सीमित प्रास पर तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में ये पाया जाता है। फिर बात करें कि ये जो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है वो भी इसमें पाया जाता है। तो ये बच्चों होगी, देखो अपन ने बात स्टार्ट करी है पादप जल संबंध की बात करी है। पादप जो अपना चैप्टर चालू किया तो इसमें सबसे पहले अपन जल की बात कर रहे हैं, है ना, कि प्लांट, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जल की बात होगी। अब देखो आगे अपन चलते हैं बच्चों। पादप जल संबंध, ठीक है, ये मिट गया था, मैं लिख दिया वापस। अब देखो तो इसमें अब बात करते हैं बच्चों कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है कि कोशिका के अंदर पाया जाता है जल। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। ये लाइन आपने कहीं पढ़ी होगी, ठीक है, और मैंने तो नहीं बताई होगी आपको, है ना। तो ये भी याद रखना कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो सभी सजीव होते हैं उनकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, पहली बात। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीवद्रव्य पाया जाता है, ठीक है। और जीवद्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। ये बात अपन ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य के अंदर क्या होती है? सभी क्रियाएं होती है। क्रियाएं कहाँ होती है? जीवद्रव्य के अंदर होती है। सभी क्रियाएं कहाँ होती है? जीवद्रव्य के अंदर होती है। अब मान लो अपन को जीवद्रव्य का जो अध्ययन, अपन को इन क्रियाओं का अध्ययन करना है या इस जीवद्रव्य का अध्ययन करना है, इस जीवद्रव्य का अध्ययन करना है, तो इस जीवद्रव्य का अध्ययन करना है तो अपन को क्या करेंगे? इसमें होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, भाई इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, ठीक है। तो इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो होने वाली क्रियाएं हैं वो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं कह रहा हूँ कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और कोशिका के अंदर क्या होता है? जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य के अंदर क्या होता है? विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है। अब मान लो अपन बात करते हैं कि इसमें जीवद्रव्य जो है, तो जीवद्रव्य का अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जीवद्रव्य का अपन को अध्ययन करना है, तो इसमें जीवद्रव्य का अध्ययन या इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है, इसके गुणों को पता करना है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसकी होने वाली इसमें जो क्रियाएं होती है जो जल के माध्यम से होती है उनके बारे में अपन को अध्ययन करना जरूरी है। तो इसके माध्यम से कौन कौन सी क्रियाएं होती है बच्चों? देखो इनके माध्यम से अपन कौन कौन सी क्रिया होती है? इसमें विसरण होता है, इसमें जीवद्रव्य की वजह से क्या होता है? विसरण होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है? पारगम्यता जो है वो भी इसी की प्रॉपर्टी, इसी के माध्यम से अपन इसकी जीवद्रव्य की प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुणों का पता लगा सकते हैं। पारगम्यता, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी, प्रसरण, ये भी एक क्रिया है जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, प्रसरण। इसके बाद जीवद्रव्य कुंचन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और इसमें अपने चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? इसमें जो लास्ट है, इसमें जो क्रिया है वो पढ़ेंगे अपन अंतः शोषण, जिसको क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रियाएं जीवद्रव्य के माध्यम से होती है और जीवद्रव्य का अध्ययन करना, तो इन क्रियाओं का अध्ययन करना भी अपन को आवश्यक होता है। देखो बच्चों,
है ना। तो अध्याय 5 में अपन मैं बात कर रहा हूँ पादप जल संबंध की अपने बात की, तो जल के बारे में, गुणों के बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको उसके बाद में जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ आपको कि इसके जीव कोशिका संरचनात्मक है, कोशिका के अंदर जीवोदर पाता है, जीवोदर के अंदर जल होता है, और जीवोदर के अंदर क्या जो सभी क्रिया होती है, कौन कौन सी क्रिया होती है, ये क्रियाएं इनके माध्यम से, जीवोदर के माध्यम से होती है। तो इन क्रियाओं का जीवोदर के अध्ययन के लिए अपन का इन क्रियाओं को समझना भी आवश्यक है। तो ये क्रियाएं इनमें होती है, ठीक है। अब इन क्रियाओं को अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या होता है 1 बाय 1 अपन जो इन क्रियाओं के बारे में अपना अध्ययन करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं विसरण की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, विसरण की, जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब देखो डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि किस प्रकार समझेंगे। सबसे पहले कुछ एग्जांपल दिए उनके बारे में अपन बात करते हैं। मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है, इस पर ये केप लगी हुई है, ठीक है, ये केप ढक्कन लगा हुआ है इसका, और ये एक बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, केप लगी हुई है ये, ठीक है। इसके अंदर बच्चों क्या भरा हुआ है, इसके अंदर अमोनिया भरी हुई है, क्या भरा हुआ है, अमोनिया, ये अमोनिया भरा हुआ है, NH3, ठीक है, अमोनिया भरा हुआ है, ठीक है। ये एक बोतल है और इस बोतल के अंदर क्या भरा हुआ है, अमोनिया भरा। यदि इस बोतल को अपन किसी रूम के अंदर खोलते हैं, ठीक है, बंद कमरे में इसको खोलते हैं, मान लो ढक्कन है, इसको मैंने खोल दिया, ये ढक्कन था, इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये जो अमोनिया गैस या इसकी जो गंध है वो कहाँ फैल जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब तीक्ष्ण जो गंध है वो कहाँ, पूरे रूम में फैल जाएगी। इसकी जो गंध होगी, इसकी जो गंध होगी, जो तीक्ष्ण जो गंध होगी वो क्या, पूरे रूम के अंदर, रूम में फैल जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। ये जो बोतल को खुला किया तो पूरी रूम में फैल गई, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और देखना बच्चों कि ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर अपन भर देते हैं वाटर, पानी भर दिया, मान लो ये मैंने से रेड कलर से वाटर भर दिया, और इसके अंदर जब अपन किसके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल देते हैं, ये मान लो कॉपर सल्फेट है, ग्रीन सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये मैंने कॉपर सल्फेट का, हालांकि नीला होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये मैंने क्या डाल दी यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दी इस पानी के में जो बीकर, उसमें क्या डाल दिया मैंने, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डाल दिया। तो क्या होगा कि ये जब अपन पानी के अंदर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो पानी होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होंगे वो इस प्रकार से गति करेंगे, और पूरा का जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पूरा पूरा पानी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पानी होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा पानी होगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब इससे क्या चीज़ सिद्ध होती है बच्चों, ये दो प्रयोग हो गए, एक और दो एक्सपेरिमेंट अपन ने यहाँ पे बात की। तो यहाँ से क्या चीज़ सिद्ध होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि अपन बंद कमरे के अंदर कोई भी सेंटेड बोतल, अमोनिया क्यों, लेकिन अमोनिया की अपने बुक में बात की, दूसरी की बात की, अमोनिया की बोतल खोलते हैं पूरे कमरे में उसकी गंध फैल जाती है, पहली बात।
दूसरी बात, जब अपन किसी पानी के बीकर में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डालते हैं तो पूरा पानी नीला हो जाता है। ये किस लिए होता है कि ये इसलिए होता है कि जो अणु होते हैं, ठीक है, इसके जो अणु होते हैं, ठीक है, जो अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उनमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है बच्चों, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इस गतिज ऊर्जा की वजह से, ठीक है, इस गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होते हैं, ये जो अणु होते हैं, ठीक है, इस गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होते हैं, ये अणु क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। इस गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होंगे, अणु क्या होंगे, गतिशील होंगे। और गतिशील होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास के खाली स्थान को भरते हैं या गति करते हैं। ये लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपन ने क्या कहा कि जैसे इसमें हो क्यों रहा है कि पूरा का पूरा पानी नीला हो गया और ये जो अमोनिया की गंध थी पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो गई, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि इसके अणु थे, चाहे अपन अमोनिया के अणु की बात करें चाहे कॉपर सल्फेट के अणु की बात करें, तो इनके अंदर क्या होती है, प्रत्येक अणु के अंदर क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इनमें प्रत्येक अणु में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होने के बाद क्या होते हैं, तो इसमें आसपास का स्थान उसको घेरने की या उसमें गति करने की या उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसमें स्प्रेड आउट हो जाते हैं, उसमें फैल जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये कार्य। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, विसरण की परिभाषा निकल के आती है बच्चों। तो विसरण की परिभाषा कल लिखते हैं, फिर अपन को इजी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले अपन विसरण, अब इससे क्या होगा, विसरण की परिभाषा मैं यहीं लिख देता हूँ ना, विसरण की परिभाषा। तो आपने देखा, विसरण की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को विसरण डिफ्यूजन कहते हैं। बच्चों, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, मैंने कोई विशेष बात नहीं लिखी है, बिल्कुल इजी लाइन है। विसरण की परिभाषा लिखी है मैंने, बातों में विसरण की यहाँ परिभाषा लिखी है। और विसरण की परिभाषा आज ये पहली परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चों कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा, है ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। मान लो देखो कि मान लो ये यहाँ पे पदार्थ की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है, देखो ये। ठीक है, यहाँ पर पदार्थ की कोई भी पदार्थ है उसकी सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है ना, और यहाँ पर पदार्थ की सांद्रता कम है। तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो पदार्थ होता है वो गति करता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना बहुत है। ठीक है, आज अपन ने विसरण की परिभाषा ही एक शुरुआत करी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट करो, किस प्रकार से आपको कहाँ पे कोई लिखने में, कोई सुनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में या जो चैट बॉक्स में मैसेज करना, ताकि हम सुधार करें। और इसी प्रकार से आप देखो मेहनत करते रहो ना। कि जिस प्रकार से मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये सारी चीज़ें, वो बुक वाली चीज़ें बताइए, बाहर की चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। बाहर के कुछ एग्जाम्पल्स में आपको जरूर बताऊँगा, लेकिन बुक्स वाली चीज़ों के साथ ही आपको एक सुंदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आज विसरण की परिभाषा पढ़ी, इसके बाद कल अपन आगे इसमें आगे जो हो गया अध्ययन करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।